Good morning, students. Class 9th, Chapter 1 History, French Revolution. Now I am going to discuss about the next topic, that is the struggle to survive. जो फ्रेंच के लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? द पीपल ऑफ द फ्रेंच स्ट्रगल्ड फॉर द सर्वाइवल, यानी कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फ्रांस की जो आबादी थी, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715. 1715 में कितनी थी यहाँ की? 23 मिलियन आबादी थी. और 1700 यानी कि इन 1789 नवासी में 28 मिलियन हो गई. इट इंडिकेट्स द पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग रैपिडली. दिस लेड अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन. जब वहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी, तो बढ़ती हुई आबादी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि उनके लिए खाने पीने की चीज़ें, फूड ग्रेन्स को मुहैया कराना. जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है खाने पीने की चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, और वही फ्रांस में हो रहा था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. जो प्रोडक्शन था यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, वो उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली. इसीलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ब्रेड होता है, रोटी होती है, वो हमारे खाने का बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं, उसके बिना हम नहीं रह सकते. इसलिए वहाँ पर जो ब्रेड थी उसकी जो कीमत थी वो डे बाई डे बढ़ रही थी. वेजेस कुड नॉट मेच द राइजिंग प्राइस. और लोगों को, जो भी वहाँ के लोग जो भी काम कर रहे थे, जो भी उन्हें वेजेस मिलते थे, जो भी तनख्वाहें मिलती थी, जो भी उन्हें सैलरी मिलती थी, वो इतनी कम थी कि वो इस लायक नहीं थे कि वो उन बढ़ती हुई कीमतों, जो कीमतें बढ़ रही थी फूड ग्रेन की, तो वो उन बढ़ी हुई कीमतों की फूड ग्रेन्स को परचेज़ कर पाते, ख़रीद पाते. Most workers were employed as laborers in workshop whose owner fixed their wages, but the wages did not keep pace with the rise in the price. So the gap between the poor and rich widened. और यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क था वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर बढ़ गया था. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. और क्या हो रहा, जो भी चीज़ें थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी. सूखा आ गया था. हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, खेती बाड़ी की ये सब हार्वेस्ट यानी एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया था, फसलें ख़राब हो रही थी. दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, जिसकी वजह से वहाँ पर एक क्राइसिस की सिचुएशन यानी कि अकाल यानी कि आपदा जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. अकाल पड़ गया था वहाँ खाने पीने की चीज़ों का. समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम. और ऐसा हो रहा था जैसे कि वहाँ पर पहले कभी हुआ हो. यानी कि फ्रांस में सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशन की वजह एक वो ये रही कि बढ़ती हुई आबादी के लिए जो खाने पीने की बेसिक चीज़ें वहाँ के जो सरकार थी वो भी पूरा नहीं कर पा रही थी. उसकी प्राइस बहुत बढ़ चुके थे और जो कॉमन पीपल थे उनके वेजेस कम थे, जिसकी वजह से वो बढ़ती हुई कीमतों की ब्रेड को नहीं ख़रीद पा रहे थे. और उसकी वजह से वो उनकी जो डेली की जो नीड है यानी कि पेट का भरना, खाना पीना, वो उससे भी महरूम थे. और इसकी वजह, ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ. नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस. पीजेंट एंड वर्कर्स लैक्ड रिसोर्सेज टू ब्रिंग चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. जो मेन पॉइंट्स हैं आपको वो मैंने एक अलग है मेरे पास बुक, उसमें मेन पॉइंट्स हैं हर टॉपिक के. जो पूरा हम लाइन वाइज टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो निचोड़ है, जो मेन पॉइंट्स हैं आपको वो मैं बता रही हूँ. पीजेंट्स एंड वर्कर्स लैक्ड रिसोर्सेज टू ब्रिंग चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. जो भी पीजेंट्स थे और जो वर्कर्स थे उनके लिए जो रिसोर्सेज थे उसकी कमी थी. रिसोर्सेज की क्या थी? रिसोर्सेज की कमी थी. और इन लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पीजेंट्स और वर्कर्स ने ये डिसाइड किया वो सोसाइटी में एक सोशल
और इकोनॉमिक चेंज लाएंगे, क्योंकि जब कॉमन पीपल की जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, रिसोर्सेज की कमी है, बिना रिसोर्सेज के हम और आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और ख़ास करके खाना एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो ना मिले तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या भूखे पेट कोई सर्वाइव कर सकता है? कर ही नहीं सकता। क्या भूखे पेट कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। वहाँ पर मिडिल क्लास की हालत बहुत ख़राब थी, प्रिविलेजेस उन्हें कोई मिली हुई नहीं थी, खाने पीने की चीज़ें इवन के महंगी थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी थी। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अब समाज को बदलेंगे, एक इकोनॉमिक चेंज लेकर आएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन प्रॉस्पेरस एंड द एजुकेटेड मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। रेस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन द प्रॉस्पेरस एंड द एजुकेटेड मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और इस चीज़ की जिम्मेदारी किसने उठाई? इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाई जो थर्ड स्टेट में वो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया उन्होंने क्या रियलाइज़ किया? उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें इस तरह की सिचुएशन को दूर करना है और समाज में एक ऐसी चीज़ क्रिएट करनी, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें सब लोगों को जो उनके खास करके जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिसको वो सबको प्राप्त होने चाहिए। देखिए, but they lack the means, the program to carry out full-scale measures that would bring about a change in social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either supported or bought by the richer members of the society. तो जो प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास थी, एक प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास उभर कर सामने आई। किस तरह से? 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में ये देखा गया, जो सोशल ग्रुप था, एक नया सोशल ग्रुप उभर कर सामने आया जिसको क्या कहा गया? मिडिल क्लास। उसने क्या किया? हु अर्न देयर वेल्थ। उसने अपनी दौलत को कमाने के लिए व्यापार वगैरह को बढ़ाया, नए प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया, जैसे कि वूलन है, सिल्क टेक्सटाइल है, और फिर उनका क्या किया? एक्सपोर्ट किया, जिससे सोसाइटी में एक रिचर मेंबर, यानी कि जिससे सोसाइटी में मौजूद लोगों क्या हुए? मालदार हो गए। रिचर मेंबर्स का मतलब है कि जब उन्होंने काम शुरू किया तो उस काम की वजह से उनकी जो ख़राब स्थिति थी, जो उनकी बेकार कंडीशन थी, वो उनकी कंडीशंस इम्प्रूव करने लगी। इन एडिशन टू मर्चेंट द मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज इन एडिशन टू मर्चेंट एंड द मैन्युफैक्चर। और इसके अलावा कौन कौन से लोग थे थर्ड स्टेट में? प्रोफेशन जैसे कि लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ये भी थर्ड स्टेट में ही आते थे। कल आपको मैंने एक डायग्राम की मदद से भी समझाया था। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। उनका मानना था कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय द वर्ल्ड। उनका ये मानना था कि सोसाइटी में मौजूद कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो पैदाइशी तौर पर उसको ये तमाम सहूलतें दी जाएं। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप पैदा नहीं हुआ कि भाई उसको पैदाइशी तौर पर तमाम सहूलतें, तमाम प्रिविलेजेस हासिल हो, और एक ग्रुप ऐसा हो सोसाइटी में जिसको किसी तरह के कोई प्रिविलेज, कोई सहूलत हासिल नहीं हो। तो ये गलत है, बल्कि सोसाइटी में रहने वाला तमाम लोग बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट स्टेट में पैदा हो गया तो भाई वो उसे प्रिविलेजेस मिलनी है बाय बर्थ, नो, और कोई थर्ड स्टेट में पैदा हो गया इसलिए वो प्रिविलेजेस से महरूम रहेगा, ऐसा नहीं है। तभी उन्होंने क्या कहा? नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। उसकी जो इनका मानना था कि किसी भी इंसान की जो सोशल पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है उसकी मेरिट पे, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ मौजूद है। दिस आइडिया एंड विसिटिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर, और ये वो आइडिया था जिसने सोसाइटी में क्या बात करी? उसने बात करी आज़ादी की, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग क्या हैं? आज़ाद हैं। इस बात की कि जो सोसाइटी के लॉज हैं वो सबके लिए इक्वल है, यानी कि लॉज के कानून की नज़र में तमाम लोग क्या हैं? बराबर हैं। इन लोगों ने बात की कि कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है वो सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को दी जाएंगी। वर्क पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर, वो कौन लोग थे? ये पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक रूसो लॉक, ये हमारे बहुत बड़े क्या होने, ये फिलोसफर रहे हैं। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट
Locke sought to refute the doctrine of the divine and the absolute right of the monarchy. In his उनकी एक बुक है ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, किसकी बुक है? जॉन लॉक की। अब वो उसमें बात करते हैं किसकी? डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मुनार के एब्सोल्यूट राइट और डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन की बात करते हैं। कौन बात करते हैं? जॉन लॉक। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between pupil and their representative. रूसो बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में? लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। द स्पिरिट ऑफ द लॉ, मॉन्टेस्क्यू की बुक है ये। उसमें मॉन्टेस्क्यू कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू बात करते हैं कि पावर का डिवीजन होना चाहिए किस किस के बीच में? पावर का डिवीजन होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स इन यूएसए, और अमेरिका में इसी मॉडल को फॉलो किया जाता है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट, कहाँ पर पुट किया गया है? कौन सी गवर्नमेंट ने इस मॉडल को फॉलो किया? अमेरिकन गवर्नमेंट ने। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन, कब? जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन से आज़ादी उनको मिल गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी of individual right was an important example of political thinker in France. जो अमेरिका का संविधान है वो गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है? इंडिविजुअल राइट्स की, यानी कि उस देश के रहने वाले तमाम लोगों को इंडिविजुअल राइट्स हासिल होंगे। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर डिस्कस इंटेंसिवली इन सालोन्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्पीड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। इस तरह के जो आइडियाज़ थे लोगों इन फिलोसफर्स के, उनको सैलून वगैरह में, कॉफ़ी हाउसेज में, चाय के ठेले पे, सब वहाँ पे कोई चाय का ठेला तो लगता नहीं है, मतलब कॉफ़ी हाउसेज जो भी कॉफ़ी शॉप्स होती हैं वहाँ पर डिस्कस करने लगे लोग, और इस तरह के बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर में पब्लिश होने लगे, और इस तरह से ये आइडियाज़ लोगों में कॉमन हो गए। लोगों में ये आइडियाज़ कॉमन हो गए कि सोसाइटी या सिस्टम या गवर्नमेंट किस तरह से काम करनी चाहिए। दे वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, और ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। यानी कि सोसाइटी में इन आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, सोसाइटी इन आइडियाज़ के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सोसाइटी के तमाम लोग बराबर हैं, क्योंकि ये लोग बात करते हैं इक्वल राइट्स फॉर ऑल। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फॉर द टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। तो लुई 16 ने जो भी प्लान किया था कि उसको टैक्सेस वगैरह लगाए जाएंगे थर्ड स्टेट के लोगों पर, तो लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और डिमांड की कि जो प्रिविलेजेस है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, किसी ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट स्टेट के लोगों को दी जाए तमाम प्रिविलेजेस, बल्कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तमाम स्टेट, तीनों स्टेट के लोगों को बराबर और इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। ये आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ये आप पढ़कर आइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।